इस अध्याय का अगला बिंदु, चूंकि इस अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। चुनौतियों में हमने पहली चुनौती का विस्तार से अध्ययन किया और पहली चुनौती थी विभाजन और उससे संबंधित समस्याएं। दूसरी चुनौती, उसका विषय है रजवाड़ों का विलय और राज्यों का गठन। दो बातें इसमें जुड़ी हुई हैं, रजवाड़ों का विलय और राज्यों का गठन। राजवाड़े क्या थे और राज्य क्या हैं, इसे अब समझेंगे और ये हमारे लिए किस तरह की समस्या थी, किस तरह की चुनौती थी और इस चुनौती का सामना किस प्रक्रिया के तहत किया गया और कैसे इस समस्या का निराकरण किया गया, इसे अब समझेंगे। लेकिन इसे जानने से पहले हम थोड़ा तत्कालीन भारत के नक्शे को देखें। भारत विभाजन के पहले और बाद में, भारत विभाजन के पहले और विभाजन के बाद। इस नक्शे में आप तीन तरह के क्षेत्र देख रहे हैं। एक है ब्रिटिश भारत, दूसरा है रजवाड़े और रियासतें और तीसरा है स्वतंत्र भारत की सीमा, बाहरी सीमा। मैं फिर से दोहरा दूं, तीन बातें इस नक्शे में आपको देखनी है स्पष्ट रूप से। पहला है ब्रिटिश भारत। अब ये ब्रिटिश भारत क्या है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरा है रियासतें या रजवाड़े और तीसरा है स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमा। इस नक्शे में आप देखिए थोड़ा ध्यान से विभिन्न क्षेत्रों के नाम, जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली का क्षेत्र, वहीं पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब, बलूचिस्तान आदि आदि। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का भी यहाँ जिक्र है। तो कुल मिलाकर इस नक्शे में आप दो तरह के क्षेत्र पाएंगे, एक तो ब्रिटिश भारत और दूसरा रजवाड़े। ब्रिटिश भारत जो है वो दो तरीके का था, दो हिस्सों में बटा था। बटा नहीं कहना चाहिए, बल्कि दो तरीके से वहाँ की प्रशासन शैली थी अलग अलग। एक हिस्से में जहाँ पे ब्रिटिश प्रभुत्व था, ऐसे भारतीय प्रांत थे जहाँ की सत्ता, प्रभुत्व, जहाँ की पूरी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, ऐसे हिस्से थे। वो कहलाएगा ब्रिटिश भारत। और दूसरे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ ब्रिटिश थे, वे भी ब्रिटिश प्रभुत्व वाले, लेकिन देशी रियासतें, भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण वहाँ पर नहीं था। मैं फिर से दोहरा दूँ, ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में, एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था, बीच में कोई अन्य जरिया नहीं था, बीच में कोई राजा नहीं था, बीच में कोई भारतीय नहीं था। दूसरा जो क्षेत्र है, दूसरे तरह के क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं नक्शे में छोटे मोटे थे, आकार में थोड़े छोटे छोटे और पूरे फैले हुए थे, विभिन्न आकार के थे। इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था और रजवाड़ा नाम कहाँ से आया? राजा से, जहाँ पर राजाओं का शासन था। तो क्या ये अंग्रेजी सत्ता से अलग थे? नहीं, राजाओं के ब्रिटिश राज की अधीनता का, राजाओं द्वारा ब्रिटिश राज की अधीनता, ब्रिटिश राज के मातहत रहने की बात स्वीकार कर ली गई थी। राजाओं ने मान लिया था कि सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार है। राजाओं ने मान लिया था कि हम लोग ब्रिटिश सरकार के नीचे हैं, हम उनके अंतर्गत हैं। लेकिन
अपने राज्य के घरेलू मामले में वे अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र थे। ये अंतर दोनों में होता था। घरेलू मामले में, अंदरूनी मामले में ये लोग शासन चलाने के लिए अपने तरीके से स्वतंत्र थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में करीब राजवाड़े कायम थे। इतना बड़ा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, 1/3 हिस्सा राजवाड़ों के रूप में था। और ये राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565, 565। 1/3 हिस्सा राजवाड़ों का था। यदि हम ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल वाले को एक माने तो 2/3 हिस्सा वो वाला था और 1/3 हिस्सा ऐसा जिसमें राजवाड़े थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर चौथा भारतीय जो था वो राजवाड़े का भारतीय था। हर चौथा इंडियन राजवाड़े का निवासी था। यही बात हुई। सो इस प्रकार राजवाड़े की प्रजा थी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि राजवाड़े कितनी बड़ी संख्या में थे और कितने महत्वपूर्ण थे। स्वतंत्रता के समय जैसा मैंने बताया 565 राजवाड़े या देशी रियासतें थीं, 565। भारत का लगभग 2/5 या 2/3 हिस्सा आप समझ लीजिए, 2/5 क्षेत्रफल और 1/4 जनसंख्या इन राजवाड़ों में थी। 2/5 अर्थात यदि ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को 5 भागों में बांटें, बराबर भागों में, तो 2 भाग राजवाड़ों के थे। लेकिन जनसंख्या के मामले में 1/4 जनसंख्या इन राजवाड़ों की प्रजा थी, यहाँ रहती थी। जनसंख्या, क्षेत्रफल और वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से इन राज्यों में भारी असमानता थी। अर्थात अलग अलग राजवाड़ों की जनसंख्या बड़ी अलग अलग थी। जरूरी नहीं कि बड़े क्षेत्र हों तो जनसंख्या ज़्यादा हो, जरूरी नहीं कि सब राजवाड़ों का क्षेत्रफल बड़ा हो। कुछ बहुत ही बड़े भी थे और कुछ राजवाड़े बड़े छोटे भी थे। इसके अलावा इन लोगों की अपनी जो वित्तीय काबिलियत थी, क्षमता थी, आर्थिक क्षमता, चाहे कराधान के माध्यम से चाहे अन्य प्रावधानों से, वो भी बहुत अलग अलग थी। कुछ राज्य काफ़ी दरिद्रता की स्थिति में थे, कुछ राजवाड़े, जबकि कुछ राजवाड़े बड़े अमीर थे। तो विषमता थी। इन सब राजवाड़ों की स्थिति अलग अलग थी। इन राज्यों में वहाँ की जनता को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। ये बात आपको ख्याल रखनी होगी, क्योंकि वहाँ राजा की तूती बोलती थी। राजा ही सर्वोपरि था। हाँ, राजा के ऊपर ब्रिटिश सत्ता थी, पर अंदरूनी मामलों में राजा ही सर्वोपरि था। सन 1936 के बाद कुछ राज्यों में प्रजा मंडलों ने आंदोलन भी किए। जनता ने अपने दल बनाए, जिसे प्रजा मंडल कहा गया, और इन्होंने अपने अधिकारों के लिए राजाओं के खिलाफ अपने अपने राजवाड़ों में आंदोलन भी किए। 1936 वो वर्ष है जब भारत में 1935 अधिनियम के तहत पहली बार आधुनिक तरीके से मतदान होता है और सरकारें बनती हैं, राज्यों की सरकारें। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखते हुए राजवाड़ों की जनता प्रेरित हुई थी और वहाँ उसने राजाओं के खिलाफ कुछ आंदोलन किए प्रजा मंडलों के माध्यम से। लेकिन कोई इसमें विशेष सफलता नहीं मिली। ये सारे जितने आंदोलन थे ये कुचल दिए गए, दबा दिए गए। लेकिन 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने की घोषणा की तो स्थिति कुछ दूसरी थी। अंग्रेज़ों का जो लक्ष्य था कि भारत को स्वतंत्रता तो दे देना है, लेकिन समस्याएं छोड़ जाना है, तो उन्हीं समस्याओं के मातहत, उन्हीं समस्याओं के मद्देनज़र, समस्याओं को बनाए रखने के मद्देनज़र अंग्रेज़ों ने एक बात और की, और वो ये थी कि ये जो राजवाड़े होंगे
जिनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, जिनकी जनसंख्या इतनी है, जिनका क्षेत्रफल इतना है, ये स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए कि वे भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या पूर्णतः स्वतंत्र हों। अंग्रेज़ों से तो पूरी तरह स्वतंत्र हो गए, अभी तक अंग्रेज़ों के मातहत थे, लेकिन स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये लोग, मतलब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि देशी रियासतें ब्रिटिश नियंत्रण से अब पूर्णतः स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छानुसार वे तय करें कि उन्हें किस में शामिल होना है या स्वतंत्र रहना है। अंग्रेज़ों ने जैसे ही ये बताया या ये घोषणा की कि रियासतें अपने लिए, अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने पे स्वतंत्र हैं, तो कई भारतीय नरेश, कई राजवाड़ा के राजा, उन्होंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की परिकल्पना की, अपने को पूरी तरह स्वतंत्र बनाए रखने का सोचने लगे। अधिकतर राजवाड़ों ने तो तय किया कि किस में जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे राजवाड़ों की संख्या भी कम नहीं थी जो ख्याली पुलाव बनाने लगे और ये सोचने लगे कि अब स्वतंत्र रहते हुए हम अपनी मनचाही शर्तों पर भारत या पाकिस्तान के साथ संबंध बनाएंगे और किसी अन्य राज्य के साथ भी यदि हमको संबंध बनाना हो तो हम बनाएंगे, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है कि उनकी ऐसी जो भावनाएं थी इन राजाओं की, उसको बढ़ाने में अंग्रेज़ों की नीति जिम्मेदार थी, अंग्रेज़ों की मंशा जिम्मेदार थी। कुछ बड़े अंग्रेज़ अधिकारियों ने इनके मन में ऐसी भावनाओं को लाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। परिणाम क्या हुआ? भारत के एकीकरण की समस्या और गहरा गई। ये एक बहुत बड़ी समस्या कि क्या भारत, पाकिस्तान तो बन गया, पाकिस्तान के बनने में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र यानी पाकिस्तान, लेकिन भारत में तो स्थितियां कुछ अलग थीं। तो भारत के सामने एकीकरण की, भारतीय एकीकरण की समस्या खड़ी हो गई। अब इस एकीकरण की समस्या को कैसे सुलझाया गया, कैसे भारत सुनिश्चित किया गया कि ये सारी रियासतें भारत में शामिल हुएं, कौन कौन से हथकंडे या तरीके अपनाए गए ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राजवाड़े भारत में शामिल हों। तो अगला विषय आपके लिए है देशी रियासत एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, इसके लिए आप स्वयं बिस्मार्क के बारे में जानने की कोशिश करें। 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार पटेल के निर्देश में राज्य मंत्रालय की स्थापना होती है। जैसे पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना हुई, उसी तरह यहाँ राज्य मंत्रालय की स्थापना हुई, इस उद्देश्य के साथ कि राजवाड़ों को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया में ये मंत्रालय पूरी तरह कार्य करेगा, सक्षम होगा। और इसकी स्थापना हुई 5 जुलाई 1947 को, अर्थात 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता से पूर्व ही अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी। उन्हें भारत की ओर से इन राजाओं से बात करने के लिए उनको उत्तरदायित्व सौंपा, बात करने के लिए उनसे अनुरोध किया और ये जिम्मेदारी उनको दी गई कि वे भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को लॉजिकल एंड तक लाएं। और महत्वपूर्ण बात समझने की बात यह है कि भारत के स्वतंत्र होने के पहले ही ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। स्वतंत्रता के समय खैरपुर, बहावलपुर ये पाकिस्तान में शामिल हो गई क्योंकि ये उसी क्षेत्र में थी ये रियासतें, लेकिन जो शेष थी वो इस क्षेत्र में रह गई, जिसे हम कह सकते हैं शेष भारत का क्षेत्र, वहाँ पे रह गई। सरदार पटेल ने भारतीय नरेशों से सबसे पहले तो अपील की, उनको बहुत तौले हुए शब्दों में उनसे अनुरोध किया
कि वो भारत के सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए, देश की अखंडता को बनाए रखते हुए सहयोग करें, अर्थात शामिल हों। सबसे पहले उन्होंने प्रतिरक्षा, विदेश संबंध और संचार व्यवस्था, मैं पुनः दोहरा दूं, प्रतिरक्षा, विदेश संबंध और संचार व्यवस्था जैसे इन 3 विषयों के संबंध में इनको छोड़कर रियासतों से अनुरोध किया कि वे भारत के संघ में शामिल हों। भारत के संघ में शामिल होने का अनुरोध, और इन 3 विभागों को छोड़कर उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने नरेश को विश्वास दिलाया सारे राजाओं को कि भारतीय कांग्रेस आप लोगों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, आप हमारे साथ शामिल होइए, भारत की एकीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने में आप सहयोग दें और शामिल हों, और हम आपके अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, दूसरी बात, कि आपके जो सांस्कृतिक भावनाएं हैं, आप लोगों की क्षेत्रीय भावनाएं जो हैं, उसकी भी हम इज्जत करते हैं, और आर्थिक हितों की वकालत भी की, और कहा कि हम मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में सरदार पटेल ने बहुत विनम्रता के साथ इन नरेशों से अनुरोध किया कि आप अपने अंदरूनी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे, हम दखल नहीं देंगे, आपकी सांस्कृतिक विरासत भी यथावत बनी रहेगी, आप हमारे साथ शामिल हों। सरदार पटेल को इस काम में 2 अन्य लोगों ने मदद की, और ये 2 लोग थे लॉर्ड माउंटबेटन, तत्कालीन वाइसरॉय, और राज्य मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन, और राजाओं की परिषद के चांसलर महाराजा पटियाला। इतने लोगों की मदद सरदार पटेल लेते रहे इस मामले को सुलझाने के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन, राज्य मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन, और जो राजाओं की जो परिषद एक होती थी, जिसे अंग्रेजी में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते हैं, उसमें केवल राजा लोग हुआ करते थे। तो ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के जो चांसलर थे, अर्थात जो मुखिया थे, चांसलर एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं अध्यक्ष, महाराजा पटियाला, पटियाला के राजा, इन तीनों चारों ने सरदार पटेल को इस समस्या को सुलझाने में भरपूर सहयोग दिया। यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका भी बहुत अहम थी। लेकिन इनकी मदद के बावजूद भी ये मान लेना कि ये काम बड़ा आसान था, ऐसा नहीं। 1937 में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था के संबंध में देशी नरेशों ने भारतीय संघ में शामिल होना पसंद नहीं किया था। 1937 की बात कर रहा हूँ, और इसका परिणाम ये हुआ कि 1935 की जो संघीय व्यवस्था लागू की होने की बात थी, वो लागू नहीं हो पाई थी। ये सब जो बात हो रही है, जो विवरण जो मैं बता रहा हूँ, ये 1935 अधिनियम के तहत जो कुछ हो रहा था उसके संबंध में बात हो रही है। उस समय भी ऐसे ही प्रयास हुए थे एकीकरण के, लेकिन जो नरेश लोग थे वो विदेशी मामले, प्रतिरक्षा के मामले और संचार के मामले में किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थे, और इसीलिए ये पहला जो भारतीय संघ बनाने का प्रयास था 1935, 36, 37 में, वो सफल नहीं हुआ। 1947 में लेकिन स्थितियां कुछ बदल गईं, नई दिक्कतें कुछ सामने आ गईं। पहली दिक्कत तो थी मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं। वे भारतीय नरेशों को एक तरीके से दिग्भ्रमित करने लगे, भारतीय नरेशों को फुसलाने लगे, भारतीय नरेशों को लोभ देने लगे। तो एक समस्या ये थी। पाकिस्तान में भारतीय नरेशों को मिलाने के लिए वो काफ़ी कोशिश किया, और दूसरी समस्या थी
पाकिस्तान की सीमा से लगी जो देशी रियासतों को मिलाने के लिए काफ़ी किया। दूसरी समस्या थी भोपाल के नवाब और उनके जैसे लोग। अब भोपाल देखिए, भारत के नक्शे में भारत के लगभग बीच में स्थित है और वहाँ के नवाब की मंशा थी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे या स्वतंत्र रहेंगे। ये अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर भारत और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना चाहते थे, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसे नरेशों को भौगोलिक और ऐतिहासिक बंधनों की याद दिलाई। भौगोलिक बंधन से तात्पर्य ये है कि जहाँ पर आप स्थित हैं, क्या वहाँ पर आपके लिए स्वतंत्र देश के रूप में रहना, वह भी इतने छोटे देश के बीच का इतने छोटे देश के नाते, क्या ये जायज़ है, वाजिब है, संभव है? और साथ ही माउंटबेटन ने ये भी इन लोगों को याद दिलाया कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अनादिकाल से आप लोग भारत का एक अटूट हिस्सा रहे हैं, तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व को सोचना गैर वाजिब, गैर जायज़ होगा। ऐसा कहते हुए इन राजाओं को काफ़ी कुछ मनाने का प्रयास किया गया, जो सफल भी हुआ। देशी जो राज्य हैं, देशी राज्यों को भारत में तय होने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया भी तय कर ली गई और 2 तरीके के दस्तावेज उनको दिए गए, 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए, जिन पे राजाओं को हस्ताक्षर करने थे। अलग अलग राजाओं को अलग अलग दस्तावेजों में, हर एक राजा को 2 दस्तावेज दिए गए और ये उनको सुझाव दिया गया कि इन दोनों में हस्ताक्षर करें। ये जो 2 दस्तावेज थे, उनमें से एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन मतलब मिलने का, इंस्ट्रूमेंट मतलब हथियार। किसमें मिलने का? भारत में मिलने का हथियार। तो वह दस्तावेज इस बात की घोषणा करता है कि हम भारत में शामिल हो रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और दूसरा डॉक्यूमेंट था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। जो पहला दस्तावेज था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पे हस्ताक्षर करके कोई भी नरेश भारत में शामिल हो सकता था, परंतु बदले में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, यातायात, संचार व्यवस्था ये संघ के पास रहेगी, इसकी घोषणा स्पष्ट थी। क्योंकि ये जो 4 विभाग हैं, ये 4 विभाग अंतर्राष्ट्रीय, ये 4 विभाग राष्ट्रीय मामलों से जुड़े हुए हैं। इसका किसी एक क्षेत्रीय भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। विदेशी मामले, उसमें ये रियासतें क्या करेंगी? संचार व्यवस्था, जिस पर केंद्र का नियंत्रण अत्यावश्यक है, उसे भी सरदार पटेल ने इन रजवाड़ों के नियंत्रण से दूर रखा था। और प्रतिरक्षा का मामला देश की सुरक्षा के मामले से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इन राजाओं को निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया गया था कि आपकी अपनी सेना आदि नहीं होगी। तो इस प्रकार इन दस्तावेजों के माध्यम से एक और जहां भारत में मिलने की घोषणा शामिल थी, वहीं दूसरी ओर ये बात भी स्पष्ट थी कि ये 4 विभाग केंद्र के नियंत्रण में रहेंगे। संघीय सरकार को ये चारों विभाग नरेशों द्वारा सौंप दिया जाएगा। दूसरा जो दस्तावेज है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इसके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में केंद्रीय सरकार की जो स्थिति, अब उनके स्थान पर संघीय व्यवस्था को केंद्रीय सरकार की व्यावहारिक स्थिति को मान्यता प्रदान की गई। यानी अंग्रेजों के समय में जो स्थिति केंद्र सरकार की थी, अब संघीय सरकार वही भूमिका निभाएगी जो अंग्रेजों के काल के केंद्र सरकार निभाती थी। सरदार पटेल के सरदार पटेल के जो प्रयास थे और ये जो प्रक्रिया अपनाई गई, इस प्रक्रिया का बड़ा अच्छा असर हुआ। इनके सरदार पटेल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जूनागढ़, गुजरात,
या सौराष्ट्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इसको छोड़कर बाकी सभी रियासतें भारतीय संघ में मिलने और भारतीय संघ को कुछ विषय देने और संविधान मानने के लिए तैयार हो गई। इन 3-4 को छोड़कर, जिसमें जूनागढ़ है, हैदराबाद है और जम्मू कश्मीर है, इनको छोड़कर बाकी जो अन्य रियासतें थी वो इस बात के लिए तैयार हो गई कि वे भारत में शामिल हो जाएं। पहली बात कि वे ये चारों विभाग संघीय सरकार को सौंप दें और साथ ही भारतीय संविधान को वे पूर्ण रूप से मान लें। ये तो बात हुई 565 रियासतों में 3 रियासतों को छोड़कर भारत के एकीकरण की, और इस प्रकार एक बहुत बड़ी सफलता सरदार पटेल को, और इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क वह जर्मन व्यक्ति था जिसने जर्मनी के 600 रियासतों को एकीकृत कर जर्मनी का निर्माण किया सन 1870 के दशक में। इसलिए भारत में सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। तीन जो रियासतें थीं जिन्होंने सरदार पटेल के प्रारंभिक प्रयासों के दौरान भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, उनके नाम मैं बता चुका हूँ। जूनागढ़, हैदराबाद, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश वाला, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। कमोबेश यहाँ की क्या स्थिति थी अब थोड़ा हम जानें। और आज ये तीनों ही भारत के अभिन्न भारत के क्षेत्र हैं, भारत से का हिस्सा हैं। सरदार पटेल को कौन से तरीके अख्तियार करने पड़े इन तीनों राज्यों को, इन तीनों रियासतों को भारत में मिलाने के। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं जूनागढ़ की ओर। नक्शे में आप देखिए जूनागढ़, और जूनागढ़ आप पाएंगे कि वो तो भारत के अंदर है, गुजरात के अंदर। पाकिस्तान से उसका दूर दूर का रिश्ता नहीं है, तो भौगोलिक दृष्टि से वो भारत के क्षेत्र से चारों ओर से घिरा हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ की जो जनसंख्या है या थी, वो मुस्लिम बहुल नहीं थी, हिंदू बहुल जनसंख्या थी। यानी अधिकतर जनसंख्या, अधिकतर लोग यहाँ के हिंदू थे। तो एक और भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान से दूर, दूसरा भौगोलिक दृष्टि से भारत के क्षेत्र से चारों तरफ से घिरा हुआ, और तीसरा जनसंख्या भी हिंदू बहुतायत में। लेकिन यहाँ का राजा जो था वो मुस्लिम था, और इसलिए उसने पाकिस्तान में सम्मिलित होने की बात की, पाकिस्तान में सम्मिलित होने का निर्णय लिया 1947 में। जूनागढ़ के राजा के द्वारा जैसे ही पाकिस्तान में सम्मिलित होने का निर्णय लिया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है, तो जूनागढ़ की हिंदू बहुल जनता अपने नरेश के इस निर्णय से नाराज हो जाती है, उसका घोर विरोध करती है और एक स्वतंत्र अस्थायी सरकार भी बना डालती है जूनागढ़ को चलाने के लिए, वहाँ का शासन प्रशासन को चलाने के लिए। भारत सरकार ने भी जूनागढ़ के इस निर्णय का, जूनागढ़ के राजा के नरेश के इस निर्णय का विरोध ही नहीं किया, बल्कि निंदा की, क्योंकि इसके पीछे कोई तर्क नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इतना सब होते हुए भी मात्र राजा मुसलमान है इसलिए क्षेत्र पाकिस्तान में जाए, ये तो उचित नहीं है। जनता के घोर विरोध को देखते हुए मुस्लिम नरेश को विवश होना पड़ा जूनागढ़ छोड़ने के लिए, और वो पाकिस्तान भाग जाता है। पाकिस्तान भाग गया। भारत सरकार ने फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करवाया।
जनमत संग्रह मतलब जनता का मंतव्य जानने के लिए वोटिंग, कि जनता भारत में शामिल होना चाहती है कि नहीं। इस उद्देश्य के साथ भारत सरकार वहाँ पर मतदान करवाती है, जिसे जनमत संग्रह कहते हैं। और उस मतदान में भारी संख्या में, स्वाभाविक है, भारत के पक्ष में मत होता है और वहाँ की जनता भारतीय संघ में शामिल होने के पक्ष में अपना अभिमत देती है और इस प्रकार जूनागढ़ भारत में शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पर आप इस बात को याद रखेंगे कि जनमत संग्रह यहाँ होता है, भारत सरकार करवाती है। चाहती तो बिना जनमत संग्रह के इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेती, क्योंकि नरेश तो भाग गया था, एक अस्थायी सरकार भी बनी थी, वो अस्थायी सरकार पे दबाव बनता और भारत में शामिल हो जाती है जूनागढ़ का क्षेत्र। लेकिन सरकार ने जनमत संग्रह कराया, एक उचित लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, और इस प्रकार जनमत संग्रह के माध्यम से एक क्षेत्र शामिल हो गया। ये बात मैं इसलिए यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि आगे जनमत संग्रह की बात आपके लिए और जानने लायक होगी किसी और संबंध में।